नमस्कार दोस्तों। तो हम जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज नंबर 8 को देख रहे थे, जिसमें पर्यावरण और उससे संबंधित प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों तक हमने देख लिया है और अभी 101 से देखेंगे। मैं शुरू करने से पहले बोल देता हूं, देखिए पर्यावरण से संबंधित दृष्टि के टेस्ट सीरीज भी अपलोडेड हैं और ध्येय आईएएस के भी अपलोडेड हैं, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये जीएस वर्ल्ड का ये लास्ट हो गया, मतलब कुल 450 प्रश्न, तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर लाभ करेगा। पर्यावरण के क्वेश्चनों का वेटेज तो अच्छा खासा होता है, ये तो आपको भी पता है। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला विशेषता क्या है, 10 वर्षों में 70% प्रजातियों की संख्या में कमी आना। दूसरा, प्रजातियों की संख्या 2500 से कम हो। तीसरा, केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या बची हो। उपर्युक्त विशेषताएं आईयूसीएन की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये जो तीनों विशेषताएं हैं, ये संकटाग्रस्त जो प्रजाति होती है उससे संबंधित है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। देखिए तीनों लाइन का जो मेन फैक्ट ये था कि संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में आईयूसीएन किसको लिस्टिंग करेगा, तो 3 शर्तें पूरी करनी होगी मिनिमम। सबसे पहला ये कि प्रजातियों की संख्या कम से कम 2500 से कम हो गया हो, 2500 से कम हो गया। दूसरा, केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या बची हो। परिपक्व का मतलब कि जो मैच्योर्ड हैं, एक तरीके से बच्चे इसमें शायद नहीं गिने जाएंगे। तीसरा, 10 वर्षों में 70% प्रजातियों की संख्या में कमी आ गई हो। तो ये 3 शर्त हैं, मतलब संकटग्रस्त, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रजाति संकटग्रस्त श्रेणी में है आईयूसीएन की लिस्ट में, उन सब में कम से कम 3 विशेषताएं पाई जाती है कि 10 वर्षों में 70% प्रजातियों की संख्या ही उनकी कम गई है, और प्रजातियों की संख्या 2500 से भी कम हो गई है, और केवल 250 या उससे भी कम परिपक्व सदस्यों की संख्या बची हुई है। तो ये 3 विशेषताएं। अच्छा, आईयूसीएन के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। जैसे इसका स्थापना 1948 में, अक्टूबर 1948 में हुआ है, और हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अच्छा, पता है ग्लैंड के पास ही शायद लुसाने एक जगह है, लुसाने में पता है किसका हेडक्वार्टर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का वहीं मतलब मुख्यालय है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। यूएन का अंग है कि नहीं है आईयूसीएन? नहीं है यूएन का अंग। सदस्य इसके गवर्नमेंट बॉडीज और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज दोनों होते हैं। अगर कार्यों की बात करें तो व्यवहारात्मक समाधान देता है। ऐसा नहीं कि सैद्धांतिक तरीके से चांद पे चला जाना चाहिए, चांद से नीचे आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं। जो व्यवहारिक, जो पॉसिबल है, वैसा समाधान प्रस्तुत करता है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित। अच्छा, 1964 से लगातार ये रेड डेटा बुक को मेंटेन करता आ रहा है। रेड डेटा बुक में क्या होते हैं? रेड डेटा बुक में दरअसल जो प्रजाति अपने अस्तित्व के संकट को झेल रही है, तो अपनी प्रजातिगत अस्तित्व के संकट को झेल रही है, तो उसके नाम यहाँ पर दर्ज होते हैं। ठीक है। एक और फैक्ट है, वो है ग्रीन डेटा बुक। तो ग्रीन डेटा बुक में पता है किसका रहता है? ग्रीन डेटा बुक में सिर्फ दुर्लभ प्रजातियों का नाम यहाँ पर रहता है। ये प्रजाति जीव जंतु भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे के भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि उत्तर भारत में ही सिर्फ पाए जाते हैं बासमती चावल के पौधे, दक्षिण भारत में तो पाए नहीं जाते उतना, या फिर और सब जगह तो नहीं पाए जाते, तो ये दुर्लभ प्रजाति में काउंट होते हैं। तो इसका नाम, मतलब इस तरह के पौधों का नाम या फिर ऐसा कोई अगर जानवर है तो उसका ग्रीन डेटा बुक में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये फैक्ट मैंने क्राउन के बुक से लिया है, मतलब इसलिए बता दिया कि आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, शहरीकरण से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। कारण इसके पीछे, मतलब ये पहला कारण तो सही है, कथन ये जो है सही है। कारण इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है, तो ये भी बात सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो बढ़ा ही है, और इसी के कारण शहरों में वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हुई है। तो कारण कथन दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। यही कारण है कि विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में शामिल है। तो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी प्रस्फुटन भी शामिल है, महाद्वीपीय विस्थापन भी शामिल है, और पर्वत निर्माण जो प्रक्रिया है वो भी शामिल है। तो इसलिए विकल्प सी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, सोलर प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन और वायुमंडल के संघनन में परिवर्तन, ये 3 भी प्राकृतिक कारक ही होते हैं जलवायु परिवर्तन के। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, समान परंतु विभेदीकृत प्रावधान। दूसरा कथन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसको सीडीएम कहते हैं। तीसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना। तो उपर्युक्त में से कौन से प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो देखिए, समान परंतु विभेदीकृत प्रावधान जो है और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, ये दोनों क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 में ये बातें कही गई थी। ठीक है। जबकि ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना UNFCCC के तहत की गई है। और तो विकल्प, इसका आंसर तो हो गया विकल्प ए, 1 और 2। और ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में मैंने बता दिया कि UNFCCC के तहत हुआ है ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना,
और इसका प्रस्ताव दरअसल 2009 में कोपेनहेगन में दिया गया था और 2011 के सम्मेलन में जो डरबन का सम्मेलन हुआ है वहाँ स्वीकृत कर लिया गया था GCF की स्थापना की बात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का वित्तीयन करता है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष ऊर्जा कॉरिडोर और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, इन दोनों का वित्तीयन करता है, इसलिए विकल्प ए हो गया, 1 और 2। ठीक है, जो तीसरा नंबर नहीं है उसको मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसके सामने कुछ पॉइंट लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है रूफ टॉप सोलर पावर संयंत्र योजना और सोलर ऊर्जा संचालित पंपिंग सेट लगाना या फिर सौर प्रकाश दक्षता से युक्त स्ट्रीट लाइट योजना, इन सबको फंडिंग करता है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? तो इस पर क्वेश्चन लगभग हर टेस्ट में है और पूछे भी गए हैं कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक, तो इसके कंसेप्ट होने चाहिए। तो खैर, प्राथमिक प्रदूषक हैं उसमें से इसमें आते हैं पार्टिकुलेट मैटर यानी PM और अमोनिया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो तीनों हैं वो अपने मूल रूप में ही रह करके प्रदूषण फैलाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, इसीलिए इन तीनों को 2, 3, 4 में जो लिखा हुआ है पार्टिकुलेट मैटर, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। तो आंसर तो हो गया C। अच्छा, इसके अलावा भी होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, PM पार्टिकुलेट मैटर 10 हो या 2.5 हो, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर VOC और फिर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब सारे भी प्राथमिक प्रदूषक हैं क्योंकि ये अपने ही रूप में रह करके पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण फैलाते रहते हैं। एक होता है द्वितीय प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो दरअसल प्राथमिक रूप में रहते हैं लेकिन वो प्रदूषण प्राथमिक रूप में रहते हुए नहीं फैलाते हैं, तो उसको बोलते हैं द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो ये प्राथमिक प्रदूषक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पैरोक्साइड्स, ये सब सारे, या फिर O3 ओजोन जो होते हैं, ये सब सारे क्या हैं? सेकेंडरी पॉल्यूशंस के पॉल्यूटेंट हैं एक तरीके से। नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में जो कथन सत्य हैं वो सिर्फ 2 है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, मतलब कि साइन किया है भारत ने बेसल कन्वेंशन को। अच्छा, 1 नंबर में जो लिखा हुआ है ये गलत क्यों हो गया? क्यों लिखा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संधि अपशिष्ट के 2 देशों के बीच स्थानांतरण को नियमों के माध्यम से संचालित करता है, जबकि ऐसा नहीं, संचालित नहीं करता है। देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा चीज़ें। और बेसल कन्वेंशन कब हुआ है? 1989 में, 22 मार्च 1989 में ये कन्वेंशन हुआ, जबकि प्रभावी इसको 1992 में बनाया गया है। मई 1992 में बेसल कन्वेंशन प्रभावी हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया 1990 में, 15 मार्च 1990 में, लेकिन लागू हुआ है भारत में भी 1992 में ही। ठीक है, क्यों? अच्छा, क्यों हुआ है ये बेसल कन्वेंशन? क्योंकि जो डेवलप्ड देश हैं, तो डेवलप्ड देश से डेवलपिंग देश में या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो हैं, उन देशों में खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण पर रोक लगाता है एक तरीके से, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ पर रोक नहीं लगाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। मुख्य अपशिष्ट कौन कौन से होंगे? जैसे क्लिनिकल वेस्टेज है, खनन अपशिष्ट है, औद्योगिक कचरा है, कृषि कचरा है या ई कचरा है, जहाज के कचरे हैं, या कंप्यूटर चिप, PCB उपकरण, बैटरी इत्यादि संबंधी अगर कोई कचरे हैं, तो ये सब चीज़ों का मतलब इस सब चीज़ों के एक देश से दूसरे देश में, मतलब डेवलप कंट्री से डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में खतरनाक अपशिष्टों का स्थानांतरण नहीं होगा, रोक लगाता है बेसल कन्वेंशन के द्वारा। बस ये ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात इसमें नहीं, बेसल कन्वेंशन में नहीं की गई है। ठीक है, इतना ही फैक्ट था इसमें। अब आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला क्यों गलत हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्थानांतरण के नियमों के माध्यम से संचालित करता है। संचालित जब होगा ही नहीं तो नियम क्यों चाहिए भाई? तो इसलिए करके इसका B आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में सबसे पहला अपशिष्ट क्लिनिक स्थापित किया गया है, विकल्प 20 का आंसर है। डिम्ड वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन्हें या तो वन विभाग या तो राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है, पहला कथन सही है। दूसरा, ये देश के कुल वनों का लगभग 1% है। तो डिम्ड वन, डिम्ड का मतलब माना हुआ होता है, जैसे डिम्ड विश्वविद्यालय होता है ना, उसी डिम्ड वन है यहाँ पर। तो डिम्ड वन जो है लगभग कुल वन का 1% है, ये भी बात सही है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि लिखा हुआ अभी तक ये वन किसी भी राज्य में विधिक श्रेणी के तहत अधिसूचित नहीं है तभी तो 1% है, वरना ये क्यों होता है 1%? तो इसलिए करके जब दूसरा और तीसरा कथन पढ़ते हैं तभी में इसमें कंट्राडिक्ट समझ में आता है, तो इसलिए तीसरा नंबर गलत है, ये A नंबर सही हो गया। नेक्स्ट, 110 नंबर जो क्वेश्चन है, ग्लोबल लैंड आउटलुक निम्नलिखित में से कौन प्रकाशित करता है? तो ग्लोबल लैंड आउटलुक
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है UNCCD, ये प्रकाशित करता है रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें लिखा है यह मानव कल्याण के लिए भूमि की गुणवत्ता को दर्शाता है। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट में मानव कल्याण के लिए जो भूमि की गुणवत्ता है वो कैसा है, ये इसी चीज़ को दर्शाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, टैगा बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह केवल उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है, टैगा वन के बारे में बोल रहा है। दूसरा कथन, यहाँ शंक्वाकार पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिन्हें बोरियल वन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है गलत? विचार कीजिए बोल रहा है, तो विचार कर तो लिए। अब सत्य जो कथन है, तो सिर्फ एक नंबर जो है सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ दूसरे नंबर में कि यहाँ शंक्वाकार पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, इसके पॉइंट को पढ़ते पता चल जाएगा। पत्तियां नुकीली ताकि, अच्छा नहीं, ऊपर में लिखा हुआ है नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और एशिया प्लस अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में टैगा बायोम, ठीक है। तो इसलिए पहला कथन सही हुआ था। दूसरा कथन गलत क्यों हुआ? अब इसमें लिखा हुआ है कि पत्तियां नुकीली ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो, बर्फ न रुके, इसलिए मतलब टैगा वन के वृक्ष ऐसे होते हैं कि जिसकी पत्तियां नोकीली होती है, इसलिए नोकीली होती है ताकि बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो और बर्फ जो उस पर पड़े तो बर्फ भी ना उस पर रुके और नीचे गिर जाए जमीन पर। तो ये फैक्ट, तो ये ऐसा होता है, मतलब वहाँ के वृक्षों की पत्तियां, ये फैक्ट हो गया। दूसरा, सबसे ज़्यादा विस्तार इसी तरह के वनों का है। तो टैगा बायोम के बारे में एक बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार टैगा बायोम का है, ठीक है। नेक्स्ट, जैव विविधता प्लस उत्पादकता सबसे कम है, लेकिन इसका तो टैगा बायोम का जो जैव विविधता है और उत्पादकता है दोनों सबसे कम है। सबसे कम मतलब कि महत्वपूर्ण बात हो गया। वर्षा अच्छी होती है और शीत ऋतु लंबी होती है जहाँ पे टैगा बायोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ था, शंक्वाकार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ टैगा वन में शंक्वाकार पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये फैक्ट जो है इस बात की पुष्टि कर देते हैं जो मैंने बताया अभी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और लिखा हुआ है, सबसे अधिक मुलायम लकड़ी, जो अगर ये भी पूछे कि सबसे अधिक मुलायम लकड़ी कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक आर्थिक महत्व वाली लकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो टैगा वन में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे चीड़, देवदार, स्प्रूस, ये सब सारे फर, ये सब सारी जो पेड़ हैं टैगा वन में पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे जंतु के रूप में लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन, ये सब मिलती है। मिट्टी के संबंध में अम्लीय और पॉटजॉइल मिट्टी होता है टैगा वनों में, तो ये भी बात याद रखना है। बहुत सारे फैक्ट हो गए भाई इसमें, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। देखिए टैगा वन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं एक बार जल्दी सारा फैक्ट बोल देता हूँ। टैगा वन के बारे में पहला पॉइंट ये था कि टैगा वन में जो वृक्ष होते हैं, अच्छा टैगा वन पाए कहाँ जाते हैं, तो केवल उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, या फिर अन्य भागों के ऊंचे पर्वतों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा है क्या कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियाँ नुकीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि बाष्पोत्सर्जन कम हो और बर्फ भी उस पर ना रुके, ये दो कारण होते हैं, इसलिए पत्तियाँ नुकीली होती है। अच्छा फिर तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा विस्तार इसी वन का है, टैगा वन का ही है, और जैव विविधता और उत्पादकता सबसे कम होती है टैगा बायोम का। तो अब नेक्स्ट फैक्ट है कि वर्षा अच्छी होती है और शीत ऋतु लंबी होती है टैगा वनों में, ठीक है। जहाँ पर मतलब वर्षा जहाँ अच्छी हो और शीत ऋतु लंबी हो वहीं टैगा वन होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इस बात को। लास्ट फैक्ट ये है कि सबसे अधिक मुलायम लकड़ी या फिर आर्थिक महत्व की लकड़ियाँ टैगा वन में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस। और जब लकड़ियों की बात कर रहे हैं तो जंतुओं के बारे में भी देख लेते हैं, लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन यहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिट्टी कौन पाई जाती है टैगा वन में, तो अम्लीय पॉटजॉइल सॉइल पाई जाती है, अम्लीय पॉटजॉइल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह जीवों में सीधा, सरल एवं विशिष्ट संबंध दर्शाती है, तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा लिखा हुआ है एक पारितंत्र में एक ही खाद्य श्रृंखला होती है, ये गलत बात है, एक पारितंत्र में कई खाद्य श्रृंखला हो सकती है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा लिखा हुआ है खाद्य श्रृंखला आवश्यक रूप से जीवित पौधे से प्रारंभ होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवित पौधे से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि अपरद खाद्य श्रृंखला में तो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है खाद्य श्रृंखला, तो इसलिए करके ऐसा कैसे कह सकते हैं तीसरा नंबर कथन जो है, इसलिए विकल्प एक ही सही है, केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका निभाता है, तो जीवाणु, कवक, ये जो दोनों हैं जीवाणु और कवक, ये दोनों अपघटक की भूमिका निभाते हैं, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है, 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जल निकायों में मिलती है, सही है।
दूसरा, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। ये भी सही है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती है। तो तीसरा भी सही है, इसलिए तीनों सही है। विकल्प डी 1, 2, 3। ठीक है। अच्छा, प्रवाल भित्ति को खतरा किस चीज़ से है? 2-3 पॉइंट मन में याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव, पहला पॉइंट कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो कार्बन सिंक के रूप में भी महासागरों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है। तीसरा पॉइंट कोई रिलेटेड बात ही नहीं है, मतलब कि अनरिलेटेड बात बोला है एक तरीके से, तो इसलिए मैं उसको पढ़ा ही नहीं हूँ। नेक्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए निम्नलिखित में से कौन से मापदंड आवश्यक हैं? तो मतलब कौन से क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट डिनोट करेंगे? तो उस 3 क्राइटेरिया यहाँ पर बताया हुआ है, जबकि इसमें से कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब नहीं है, उससे निकलेगा, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कि कम से कम 1500 स्थानिक प्राणी अथवा पौधे हों। तो ऐसा नहीं है। जैव विविधता हॉटस्पॉट में कम से कम 1500 प्राणी नहीं, वनस्पतियाँ होनी चाहिए, 1500 स्थानिक वनस्पति होने चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है कि सीधा इसकी बात ही बता देता हूँ कि जैव विविधता हॉटस्पॉट होने के लिए क्या चाहिए होता है क्राइटेरिया। तो 1500 स्थानिक वनस्पति होने चाहिए और कुल प्राथमिक वनस्पति का 70% संकटग्रस्त होना चाहिए। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट के निर्धारण के मानक हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। जैव विविधता हॉटस्पॉट के 2 मानक हैं फिलहाल। 1500 स्थानिक वनस्पति होने चाहिए और कुल प्राथमिक वनस्पति का 70% संकटग्रस्त होना चाहिए। जहाँ पर ये स्थितियाँ जन्म लेती है उस स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका विकल्प तो इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय उपागम है? तो स्वस्थानीय और इन सिटू और एक्स सिटू बाह्य स्थानीय, ये 2 तरह के जैव विविधता संरक्षण के उपाय होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन स्वस्थानीय उपागम है। तो पवित्र उद्यान जो है केवल 2, विकल्प सी, इसका यही आंसर है। ठीक है, पवित्र उद्यान। जबकि क्रायो प्रिजर्वेशन, चिड़ियाघर, वनस्पतिक उद्यान और ग्लोबल सीड वॉल्ट, तो ये सब सारे क्या हैं? ये सब दरअसल बाह्य स्थानीय उपागम हैं जैव विविधता संरक्षण के। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल आगार हो गया, पवित्र उपवन एवं झीलें हो गई, समुदाय आगार हो गया एवं संरक्षण आगार हो गया। समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार ये सब सारे स्वस्थानीय उपागम के उदाहरण हैं पवित्र वन के साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट, सुपोषण का किसी जल निकाय के पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल में घुली हुई ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो बिल्कुल सही है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन कम होने लगती है जब सुपोषण हो जाएगा तब। दूसरा पॉइंट, जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो ये भी पॉइंट सही है, जलीय जीवन की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी सुपोषण के कारण जल निकाय में। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ कि शैवालों की संख्या में तीव्र कमी आती है। बिल्कुल गलत बात है। जब सुपोषण होता है ना तो शैवालों की संख्या इतनी बहुत वृद्धि होती है, तभी उसको शैवाल प्रस्फोट भी कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि इतनी वृद्धि कर जाती है। अच्छा, तो इसलिए तीसरा कथन गलत हो गया। तो 1 और 2 यही सही है। अब जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। अब शैवाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा कुछ पॉइंट है, जैसे डकवीड, वाटर हाइसिंथ जिसको जलकुंभी कहते हैं हिंदी में, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब जो होते हैं इन सब की वृद्धि हो जाती है शैवालों के साथ साथ जब सुपोषण होता है तब। ठीक है। और ऑक्सीजन जब कम होगी तो जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी। तो 1, 2 सिर्फ सही है और ये कौन से ऑप्शन में है? विकल्प ए में है, तो यही सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा है? बड़े आकार वाला शरीर और छोटे पारिस्थितिकी निकेत, अनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये सब सारे हैं। जबकि बृहद पारिस्थितिकी निकेत इसका मतलब प्रजाति विलोपन का कारण नहीं हो सकता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? यह चंदन की एक सुगंध रहित प्रजाति है। तो सुगंध रहित मतलब सुगंध का ना होना। तो रेड सैंडर्स जो होता है उसमें सुगंध नहीं होती लाल चंदन में। तो विकल्प ए इसका मतलब 1 नंबर कथन सही हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? यह आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की पहाड़ियों की स्थानिक प्रजाति है। तो बिल्कुल सही है, विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो शेषाचलम है या फिर लंका माला है, पालकोंडा है, ये सब पहाड़ी की स्थानिक प्रजाति है। नेक्स्ट, रेड सैंडर्स।
निम्नलिखित में से कौन से कारक ओजोन परत के क्षरण में सहायक की भूमिका निभाते हैं? तो ओजोन परत की क्षरण करने में ये तीनों पछुआ पवने, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल और ध्रुवीय भंवर। मैं फिर से बोलता हूँ, पछुआ पवने, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल और ध्रुवीय भंवर, तीनों के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। तो अच्छा, उसके उदाहरण भी है, अंटार्कटिका के ऊपर हुआ भी है। ओजोन 3 के क्षरण के 3 कारण हो सकते हैं और ये तीनों कारण यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, दृष्टि वाले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। दरअसल जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, चाहे शहरी घने आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, विशेष तौर पे वैसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ मशीन ज़्यादा लगे होते हैं और आवाज़ ज़्यादा करता है, तो उन क्षेत्रों में पौधे लगाए जाते हैं, मतलब घना पौधा जो होता है, ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो सके, उसको रोका जा सके। शोरगुल वाले इलाके में ऐसा किया जाता है। 4 से 5 पंक्तियों में पौधे को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? काला कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। जी नहीं, काला कार्बन सिर्फ और सिर्फ ठोस रूप में पाया जाता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, यह जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन तथा बायोमास के अपूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल सही है। काला कार्बन जो उत्पन्न होता है वो जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन तथा बायोमास के रूप में बायोमास के अपूर्ण दहन के रूप में उत्पन्न होता है, और ये केवल और केवल ठोस रूप में होता है। कौन? काला कार्बन। नेक्स्ट, यह प्रकाश को अवशोषित करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ है जो वैश्विक तापन में योगदान देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए 2 और 3 सही हो गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? हरित गृह गैसें लघु तरंग विकिरण को अवशोषित कर वैश्विक तापन में वृद्धि मतलब योगदान देती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हरित गृह गैसें दरअसल दीर्घ जो तरंग विकिरण होता है उसको अवशोषित कर वैश्विक तापन में योगदान देती है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? हरित गृह गैसें प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती है तथा ये अवरक्त व परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर पुनः छोड़ती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अवरक्त तो सही है, परावैंगनिक किरणों के बारे में ये कथन बिल्कुल गलत हो जाता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा से पूरा जलवायु को अंग्रेजी में बोलते हैं पैलियो क्लाइमेट, तो निम्नलिखित में से कौन से पूरा जलवायु परिवर्तन का संकेतक है? तो ध्रुवों का भ्रमण तथा महाद्वीपीय प्रवाह, ये इसका संकेतक है। दूसरा, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि, और तीसरा, जंतुओं का वितरण एवं प्रसारण। ये तीनों पूरा जलवायु परिवर्तन का संकेतक है, यानी पैलियो क्लाइमेट परिवर्तन का संकेतक है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव मंडल आगार क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन लिखा हुआ, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित किया जाता है, तो ये कथन गलत है। कैसे? अभी देखते हैं। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है? इसके अंतर्गत स्थलीय, जलीय एवं तटीय पारितंत्र सभी आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जैव मंडल आगार जो क्षेत्र होता है उसमें जलीय, स्थलीय और तटीय तीनों पारितंत्र आते हैं। तीसरा, इसे पारंपरिक रूप से क्रोड, बफर तथा संक्रमण क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है। अच्छा, बायोस्फीयर से जब हम बात कर रहे हैं तो बायोस्फीयर शब्द एडवर्ड सुएस ने दिया था 1900 नहीं, इसका कोई ईयर नहीं पता है। एडवर्ड सुएस ने दिया था पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व जैसे शब्दों का प्रयोग किया था 1988 में, जो 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा, और 3 साल पहले 1985 में जैव विविधता शब्दों का प्रयोग किया गया था WJ रोजन के द्वारा। ठीक है, तो ये तो रिपीट हो गया। अच्छा, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसका कंसेप्ट का विकास किसने किया, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जैसी अवधारणा किसने दी? तो यूनेस्को ने 1975 में इसकी अवधारणा दी थी, और मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के तहत दरअसल जैव मंडल आगार क्षेत्र का स्थापना होता है। यही कारण है कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था वन जीव संरचना अधिनियम के कारण घोषित किया जाता है, तो इसलिए गलत हो गया। अच्छा, जैव मंडल आगार के काम क्या होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है इसी टेस्ट सीरीज में, हमने वीडियो में बात किया है कि जैव मंडल आगार का क्या काम होता है? संरक्षण करना, विकास करना और लॉजिस्टिक्स। फिर से इसको बोल देता हूँ, जैव मंडल आगार के कार्य जो होते हैं वो है कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब लगता है दृष्टि वाले से ही बनाया गया है, इन्वायरमेंट वाले में सही है। अच्छा, इसमें बी नंबर ऑप्शन हो गया 2 और 3। नेक्स्ट, सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस तरीके से विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, जब टाइगर की बात कर रहे हैं तो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है देश में? तो ध्यान रखना है, पहले 50 था अंडरलाइन। ठीक है,
अब 52 हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तमिलनाडु में बढ़ गया और दूसरा बढ़ गया है राजस्थान में, जो 52वां नंबर का है, वो रामधारी बिस्तर करके कुछ ऐसा नाम है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। करंट अफेयर में से कई बार क्वेश्चन आया है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। बस एक बात तो एकदम कंफर्म हो कि 52 है, 52 टाइगर रिजर्व है। टाइगर की संख्या पूछे थे 2967, मतलब 3000 में 33 कम है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था भारत में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। पहला कथन क्या लिखा हुआ? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण तो आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये बिल्कुल सही है, पशु हो या मानव। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ? यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों के संगठन में असंतुलन कर देता है। तो मृदा में ऐसा नहीं कुछ कर पाता है, मृदा में तो इसको दबाया जाता है रेडियो धर्मी प्रदूषण वाले चीज़ों को, तो इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। तो हाँ, जो रेडियो प्रदूषण से इफेक्टेड हो जाएगा उसका रक्त संचार ही सही से नहीं होगा। अच्छा, मृदा में ये कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये बात है। क्या लिखा है? बल्कि मृदा में अधिक सांद्रता जीवों पर विपरीत प्रभाव डालती है। मृदा में अगर सांद्रता होगी तब जीवों पर प्रभाव डालेगा, मृदा में नहीं कोई प्रभाव डालेगा। 129, राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में, अरे मैं कुछ गलत पढ़ गया क्या, फिर से पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या पहला है पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यान में अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ सीमाओं के साथ इनकी अनुमति होती है। एकदम गलत बात बोल रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें लिखा है ना, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ सीमाओं के साथ होती है, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ कोई इजाज़त नहीं होता है राष्ट्रीय उद्यान में, बिल्कुल नहीं जाने का इजाज़त होता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्या? राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत, इसलिए डी नंबर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। क्योंकि जो नेशनल पार्क की बात हो या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो, दोनों घोषित किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और लेकिन अगर सीमा चेंज करना हो तो सीमा चेंज करने के लिए विधानमंडल का जो स्वीकृति सिर्फ चाहिए होती है, और ये करने के लिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, पर नेशनल पार्क को फिर राष्ट्रीय उद्यान में घोषित नहीं किया जा सकता है पुनः। तो ये भी बात एक फैक्ट है। अच्छा, अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो अभ्यारण्य में जानवरों को चराने एवं लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति होती है, प्लस पर्यटन की भी अनुमति होती है। तो इसलिए करके ये सारे फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में सारे फैक्ट को मतलब पॉइंट वाइज काउंट कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय उद्यान में अधिवास और मानव की गतिविधि की अनुमति कुछ भी नहीं होती है। अच्छा, अभ्यारण्य में सिर्फ जानवरों को चराने की अनुमति होती है, कुछ सीमाओं के साथ पर्यटन की अनुमति होती है, लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति होती है। ठीक है, अधिवास की अनुमति अभ्यारण्य में भी नहीं होती है। अच्छा, ये हो गया 2 फैक्ट। तीसरा फैक्ट ये हमने बोला कि जो दोनों की घोषणा होगी, नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य हो, घोषणा राज्य सरकार ही करती है, लेकिन अगर उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो राज्य सरकार की जो मतलब राज्य के जो विधानमंडल होगी वो सिर्फ संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को देगी, और फिर सीमा में परिवर्तन केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। ठीक है, 3 फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट मैंने ये बोला कि एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान बन गया और फिर कहे कि नहीं अभ्यारण्य में बदल दो, तो ये नहीं हो सकता। अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता है नेशनल पार्क को, तो बस ये ध्यान रखना है। अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में बदल सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को अभ्यारण्य में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर। ई अपशिष्ट का निर्माण इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुपयुक्त एवं बेकार हो जाने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ई अपशिष्ट में पाई जाती है? तो इसमें जितने दिए हुए हैं सिर्फ एक प्लूटोनियम को छोड़ करके सीसा, कैडमियम, बोरिलियम, क्रोमियम, पारा, यानी 1 2 3 4 5 जो विकल्प सी में है, ये सारे सब में ई अपशिष्ट पाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प तो इसका पता चल गया कि सी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ई अपशिष्ट मतलब इससे संबंधित कुछ अभी हमने देखा था बेसल कन्वेंशन को, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं 1-2 मिनट में रुक करके। तो बेसल कन्वेंशन हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये संधि दरअसल 22 मार्च 1989 में हुई है बेसल कन्वेंशन। ठीक है, लेकिन प्रभावी ये हुआ है मई 1992 में, यानी कि 1992 मई में ही इसका प्रभाव शुरू हुआ। भारत में भी स्वाभाविक रूप से 1992 में ही प्रभाव हुआ है बेसल कन्वेंशन का। दूसरा फैक्ट ये पढ़ा था बेसल कन्वेंशन के बारे में, भारत द्वारा साइन किया गया 1990 में, 15 मार्च 1990 में,
और लागू हुआ है 1992 में। तो कोई दुनिया में भी लागू हुआ 1992 में, तो भारत में भी वैसे ही लागू हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बेसल कन्वेंशन के संस्थापक सदस्यों में से भारत नहीं है, क्योंकि 1990 में ये साइन किया है और संधि कब हो गई है 1989 में। तो इससे कुछ ऐसा निकल रहा है क्या बात, थोड़ा क्रॉस चेक कीजिएगा तो इस बात का। और ये दृष्टि वाले से क्वेश्चन बना हुआ है, वहीं पर ये लिखा हुआ है, दृष्टि वाले जो पर्यावरण का किताब है। अच्छा, 4th नंबर क्या लिखा हुआ है, क्यों किया गया बेसल कन्वेंशन? क्योंकि जो विकसित देश हैं उन देशों में से जो विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं उसमें खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उसका स्थानांतरण को रोका जाए, मतलब स्थानांतरण को एक तरीके से मनाही कर दी जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, बेसल कन्वेंशन में रेडियो एक्टिव पदार्थ की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये भी बात हो गया। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोबाल्ट 60 है, तो परमाणु ऊर्जा एक्ट के तहत ये आता है। तो ये सब रेडियो एक्टिव की बात बेसल कन्वेंशन में नहीं की गई है, ये फिर अलग अलग संधियों से ये सब हो चुका है। जैसे कि अभी यहाँ पर कोबाल्ट 60 की बात मैंने की कि परमाणु एक्ट 1962 के तहत ये रेडियो एक्टिव का कोबाल्ट 60 वाला उदाहरण आता है, ठीक है। मुख्य अपशिष्ट और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्लिनिकल वेस्ट होते हैं, खनन अपशिष्ट होता है, औद्योगिक कचरा होता है, कृषि कचरा होता है, ई कचरा, जहाज, कंप्यूटर चिप, पीसीबी उपकरण, बैटरी इत्यादि। ये सब उस समय भी मैंने बात किया था। तो कुल मिलाकर के बेसल कन्वेंशन याद रखना है, ई अपशिष्ट याद रखना है। बेसल कन्वेंशन में एक चीज़ नहीं है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में बात नहीं की गई है, इसको अलग अलग तरीके से इसका रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस गैसों के उत्सर्जन के संदर्भ में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों के संबंध में यूरो उत्सर्जन नियम लागू किया जाता है, ठीक है। विकल्प डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरवन लिखा हुआ है। इस पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो भितरकनिका को छोड़ करके बांदीपुर, मानस और सुंदरवन, ये जो तीनों है 1, 3, 4, विकल्प बी में जो आ रहा है, ये सारे क्या हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, यानी टाइगर रिजर्व एरिया है, ठीक है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, भितरकनिका के बारे में एक फैक्ट है जो इसका आंसर नहीं था दरअसल इस क्वेश्चन का, लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है इंडिया में भितरकनिका, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। बाघों की बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, 1973 में शुरू हुआ है। दूसरा, बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967 भारत में बाघों की संख्या है। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 173 बाघों की संख्या यूपी में है। अच्छा, और क्या है? अच्छा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र, ये भी बाघों के संरक्षण से संबंधित है। तो जो भी फैक्ट हो ये याद आना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है भारत में? तो पहले 50 था, अब 52 है। 52वां नंबर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैसे मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? तो मृदा में नाइट्रोजन को कौन बढ़ाते हैं? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना, और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है वनस्पति की मृत्यु। तो 3 पॉइंट में से शायद 1 और 3 जो है वो सही है। हाँ, 1 और 3 सही है, यानी कि जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु ये दरअसल मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जबकि मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना इससे नाइट्रोजन का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई है? तो 3 कन्वेंशन हुआ था। एक हुआ था जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC, जैव विविधता पर कन्वेंशन, CVD जिसको बोलते हैं, और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन हुआ था, CCD जिसको कहते हैं। तो ये तीनों हुआ था और विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन अगर पूछे कि कब हुआ तो 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण के प्रथम सम्मेलन हैं और बहुत सारे सम्मेलन दे दे, उसमें से एक स्टॉकहोम सम्मेलन रहेगा, तो वही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि 20वीं वर्षगांठ पर इसका रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन फिर से हुआ 1992 में, ठीक है। इस रियो डी जेनेरियो के सम्मेलन को अर्थ समिट भी कहा जाता है, जो 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो दरअसल ब्राज़ील का एक शहर है, आपको भी पता होगा। अच्छा, इसी में दस्तावेज जारी हुआ था। जो कौन कौन से दस्तावेज जारी हुए थे 1992 में, जो 20वीं वर्षगांठ थी, उसमें मैं बता दे रहा हूँ। रियो घोषणा पत्र जारी हुआ था, एजेंडा 21 जारी हुआ था। तो प्रीवियस ईयर वाले में ये क्वेश्चन आया है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में जारी हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जारी हुआ है। तीसरा, वन सिद्धांत जारी हुए थे, वन सिद्धांत से संबंधित दस्तावेज। तो ये 3 दस्तावेज हो गए। और 3 कन्वेंशन, मतलब
सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति होती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि रियो डी जेनेरियो यानी अर्थ समिट में 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई। एक UNFCCC, CBD और CCD। CCD का मतलब कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, CBD का मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और UNFCCC का मतलब क्लाइमेट चेंज वाली बातें हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 135, वैश्विक पर्यावरण सुविधा निम्नलिखित में से किन कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है? तो देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा को GEF भी बोलते हैं। तो GEF वित्तीय तंत्र प्रदान करता है, एक तो एक फैक्ट हो गया। दूसरा ये हो गया कि किसके लिए? तो जैव विविधता सम्मेलन के लिए, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन के लिए UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए और पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन, ये चारों के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है। इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 2 फैक्ट और है कि GEF का जो हेड क्वार्टर है वो सैंगडोडोंग, साउथ कोरिया का एक जगह है, वहीं इसका क्या है? हेड क्वार्टर। और कब यह स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना GEF की हुई है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP16 जो हुआ था, कानकुन सम्मेलन, वहीं ये इसको अपनाया गया पूरे दुनिया के लिए आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हंगुल परियोजना के बारे में। हंगुल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा विश्व वन जीव कोष ने संयुक्त रूप से 1970 में प्रारंभ किया। तो बिल्कुल सही बात है, हंगुल परियोजना भारत में, मतलब भारत के जम्मू कश्मीर में 1970 में प्रारंभ हुआ है। दूसरा, हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक हिरन है जो केवल कश्मीर के दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हाँ, ये भी बात सही है, दोनों सही, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये पॉइंट याद रखना है कि हंगुल परियोजना 1970 में प्रारंभ हुआ है, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ है, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल सीड वॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या हुआ लिखा हुआ है? इसकी स्थापना 2008 में अंटार्कटिका में स्लावार्ड द्वीप पर की गई है। तो स्लावार्ड द्वीप पर, यह नॉर्वे में की गई है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया, अंटार्कटिका में नहीं। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है? यह एक अत्याधुनिक बीज संरक्षण सुविधा है जो संपूर्ण विश्व के अन्य बीज बैंकों के लिए प्राथमिक बैकअप के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, वैश्विक स्टॉकटेक की जांच यानी ग्लोबल स्टॉकटेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन? यह देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की पंचवर्षीय समीक्षा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इस पर सहमति 2016 में मराकेश सम्मेलन में बनी है। नहीं, जो ये ग्लोबल स्टॉकटेक है इस पर सहमति पेरिस जलवायु सम्मेलन में बनी है जो 2015 में हुआ था। तो विकल्प ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, पहली ग्लोबल स्टॉकटेक 2023 में होगी, तो ये भी बात सही है। इसलिए अच्छा, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि पहली जो ग्लोबल स्टॉकटेक होगी 2023 यानी 2023 में होगी। तो सी नंबर इसका सही हो गया। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इन क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन संवेदी क्षेत्र घोषित किया जाता है। नहीं, पहले भी हमने ये पढ़ लिया कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र जो होता है यानी इकोसिस्टम में जो संवेदनशील क्षेत्र होगा वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित होता है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो किसी भी एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाना होता है, ना कि सिर्फ मानवीय क्रियाकलापों पर। तो दूसरा भी गलत हो गया, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा लाया गया। तो कार्बन क्रेडिट के बारे में बोल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा लाया गया है। क्या सही है कि गलत है ये कथन? जल्दी सोचिए। अब देखिए, सही है वो कथन। दूसरा क्या लिखा हुआ है? यह उन देशों या समूहों को प्रदत्त किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन एक सीमा से नीचे ला चुके होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या लिखा है? कार्बन क्रेडिटिंग का क्रय विक्रय यूनेप के द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। UNFCCC के अंतर्गत एक केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है मूल्यों का निर्धारण, न कि यूनेप द्वारा। तो इसलिए गलत हो गया। 1, 2 सही, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एरोसॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ? ये वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल या अम्लीय बूंदों से बने होते हैं। तो हाँ, एरोसॉल के बारे में एक लाइन सही है। दूसरा, ये वैश्विक उष्मन तथा वैश्विक शीतलन दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये भी बात सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया एरोसॉल के बारे में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरे साइड अवस्थिति है। चुनना है कि कौन सही सुमेलित है। तो देखिए डिब्रू सैखोवा जो है ये असम में अवस्थित है, ठीक है। डिब्रूगढ़ एक असम का शहर भी है, तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में है। शीत मरुस्थल ये दरअसल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा है नोकरेक, ये मेघालय में है। तो 1 3 सही हो गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व आया शब्द, इतनी बार मैंने बताया है इस टेस्ट को सॉल्व कराते समय, आप एक बार बता दीजिए आंसर कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। और 2 अपने मन में याद कर लीजिए कि हॉट स्पॉट शब्द का कब और किसने किया, और जैव विविधता शब्द का कब और किसने प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसलिए बार बार बोल दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 2012 से 20 में मिले हैं पर्यावरण वाले में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन, एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में ही पाए जाते हैं। एकदम सही बात है। एक सींग वाला गैंडा जो है ये शायद असम का मानस में है, पता नहीं किस में, कौन से वन जीव अभयारण्य में पाया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा, एक सींग वाले गैंडों की कम होती संख्या के कारण 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई है। तो ये भी बात सही है। गैंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ है, 1987 में। देखिए मैं सारी परियोजनाओं को थोड़ा थोड़ा जो अभी डिस्कस किए हैं इस टेस्ट में एक बार बोल देता हूँ, कलेक्ट कर देता हूँ। तो पहला कलेक्शन है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993, दूसरा कलेक्शन है ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973, उसके बाद हंगुल परियोजना भी हुआ था, कितना था 1970, और ये अभी आ गया गैंडा परियोजना ये 1987, ठीक है। सही सही बोला हूँ ना सब, कुछ गलत बोला हूँ तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं पिन कर दूँगा आपके कमेंट को, क्योंकि स्वाभाविक है, क्या पता कभी कुछ गलत हो जाए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। तो पहला लिखा हुआ है सड़क छतों तथा फुटपाथ को हल्के रंगों से रंगना। तो ये सहायक है क्या चीज़ में, वैश्विक तापन को कम करने में, क्योंकि मतलब परावर्तित हो जाएगी ना सारी किरणें, इसलिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच बड़े आकार के शीशों को लगाना, ये भी सही है। तीसरा, बादलों को सफ़ेद करना, ये भी सही है। तो डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो एक साइड लिखा हुआ पवित्र उपवन, दूसरे साइड स्थानिक नाम। तो गुम्पा जो वन है वो दरअसल उत्तराखंड में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है गुम्पा वन, ठीक है। और देवारू काडू ये कर्नाटक में पवित्र वन को बोला जाता है। सरना ये झारखंड में पवित्र वन को बोला जाता है। इसके अलावा 2 और मैंने कलेक्ट कर रखा है, जैसे सारा काबू केरल में पवित्र वन को बोला जाता है, और एक क्या लिखा हुआ गमखाप ये मणिपुर में बोला जाता है शायद पवित्र वन को। तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया, 2 और 3 केवल सही है। 146, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है पहला कथन, पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जाना जाता है पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के रूप में। दूसरा, इसके द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प सी सही हो गया। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, 5 फैक्ट जैसे मैं बोलता हूँ कलेक्ट कर करके बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में आप कलेक्ट कर सकते हैं, आपको सहायता मिलेगा, मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने में। दूसरा, ये 147 जो लिखा हुआ है, पापीकोंडा नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। दूसरा कथन, यहाँ तितली की प्रजातियां का पहला सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ये किसके बारे में दोनों कथन था, पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में ये दोनों कथन दिया गया था, और जो कि दोनों सही है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 148, एशियाई हाथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध की एक प्रजाति है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एशियाई हाथी जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है उसकी अनुसूची 1 में इसका नाम दर्ज है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो कौन से साल में पारित हुआ है, 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट, अच्छा, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो ये भी बात, तीनों फैक्ट याद रखना है, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। भारत में एशियाई हाथियों की 50% आबादी पाई जाती है। तो हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भारत में एशियाई हाथियों की 50% आबादी पाई जाती है, और एशियाई हाथी का नाम वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 149, नाइट्रोजन की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव हो सकता है। तो नाइट्रोजन अगर अधिक हो जाए तो प्रबल हरित गृह प्रभाव हो जाएगा, ओजोन क्षय हो जाएगा, और ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये तीनों जो है वो तीनों नेगेटिव प्रभाव है, और इसलिए इसका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। तीनों है ये प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन पता है ज़रूरी भी है,
मैंने ज्योग्राफी वाला जो लुसेंट का पार्ट है उसमें मैंने पढ़ा है कि अगर आग नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो आग बुझेगा ही नहीं धरती पर। तो ये एक मतलब अच्छी बात है, मतलब नाइट्रोजन की अच्छी बात है। अच्छा 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, उससे पहले आप जानते ही मैं क्या बोलूँगा, तो अब नहीं बोल रहा हूँ, मगर मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे, वही कि सब्सक्राइब कर लीजिए और करवा दीजिए 2 4 5 को। अभी देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, क्लीन सी कैंपेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्लीन सी कैंपेन के बारे में पहला कथन क्या लिखा हुआ है, यह समुद्री प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध कैंपेन है। तो हाँ, क्लीन सी कैंपेन इसलिए तो चलाया गया कि जो समुद्री प्लास्टिक कचरा है उसको हटाया जाए, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, इसका भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तो ये बात गलत है, क्योंकि आरंभिक सदस्य भले ना हो, लेकिन 5 जून 2012 को, शायद 2018 को, 5 जून 2018 को भारत क्लीन सी कैंपेन का हिस्सा बन गया है। और 5 जून जब याद आया तो विश्व पर्यावरण दिवस का नाम भी याद आना चाहिए, ठीक है। तो विकल्प ए, केवल एक इसका सही आंसर है। आपको धन्यवाद। आप सुझाव देते रहिए किस पे वीडियो बनाना है, वीडियो में क्या सुधार करने हैं, क्या समस्या है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं उस पर अमल भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू।